गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास के अंदर अपन सिग्मा और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन सीख रहे थे, ठीक है ना, क्वेश्चन कर रहे थे। मैंने क्या कहा था आपसे कि जो पहला बॉन्ड बनेगा भैया वो हमेशा कौन सा होगा, क्लियर है यहाँ तक की बात। उसके अलावा अगर डबल बॉन्ड बने हुए हैं तो पहला बॉन्ड कौन सा होगा, सिग्मा, और दूसरा कौन सा होगा। और अगर ए ट्रिपल बॉन्ड ए है सपोज दैट, तो पहला बॉन्ड कौन सा होगा और रिमेनिंग दोनों कौन से होंगे। ये वाली बात हो चुकी थी अपनी। एक अपन ने ये बात करी थी कि लोन पेयर याद रखे थे अपन ने, ठीक है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, हेलोजन फैमिली यानी कि एक्स ले लिया मैंने। कितने लोन पेयर होते हैं इनके पास, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, निकालने सीखे थे। अब आप याद रख लेना एक बार, ऑक्सीजन के पास और नाइट्रोजन के पास, क्लियर है यहाँ तक की बात। अच्छा, कल जाते जाते एक तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था आपको बेंजीन वाला, याद है, वो कर रहे हैं अभी उसको। एक बेंजीन वाला करवाया था ना मैंने आपको कि बेंजीन में कुल सिग्मा और पाई बंधों की संख्या बताइए, तो उसको तो याद कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि अपना आ चुका है वो क्वेश्चन। कितने थे सिग्मा बंध उसमें, 12। पेज नहीं पलटना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ खड़े होके सब पता चलता है, ठीक है। क्योंकि देखो समझना है इस बात को, वो आपने एक फेमस डायलॉग सुना होगा, सास भी कभी बहू थी, ठीक है ना। तो जो मास्टर है ना वो भी स्टूडेंट रहा है, ठीक है, उसको पता रहता है, वो भी वो सब करके आया जो सब आप वहाँ बैठ के कर रहे हो, ठीक है ना। क्या पता ज़्यादा ही करके आया हो, तो उसको सब समझ में आता है। तो ज़्यादातर कोशिश करो पेज ना पलटे, है ना, आवाज़ भी आ जाती है पेज पलटने की, तो ठीक है, फिर ध्यान वहीं जाता है। अच्छा, पेज पलट लिया। कितने सिग्मा बंधे बेंजीन में, 12। और कितने पाई बंधे, ये वाला। कल जाते जाते आपको एक क्वेश्चन देके गया था हमें, कौन सा वाला, ये वाला देके गया था आपको। यही तो होता है आपका बेंजोइक अम्ल, ये स्ट्रक्चर होती है इसकी, ये क्वेश्चन दिया था। अब एक बात बताना, कल बेंजीन पर अपन ने डिस्कशन किया था। बेंजीन में यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया था और उस हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर मैंने कोई ना कोई समूह लगाया। ये समूह जिस जगह आकर जुड़ता है इसका नाम क्या था, इप्सो, याद है। इप्सो के निकटवर्ती पोजीशन ऑर्थो के पास वाली और सबसे लास्ट वाली। क्या बेंजीन के अंदर ऑर्थो मेटा पैरा थे क्या। बेंजीन केवल आपकी क्या है, बेंजीन है, उसको बिल्कुल मत छेड़ो। लेकिन बेंजीन से अगर मैंने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन हटाकर कोई समूह लगा दिया, कोई ग्रुप लगा दिया, तो वो जो समूह जिस जगह लगता है वो पोजीशन क्या है, इप्सो के सापेक्ष, ऑर्थो के सापेक्ष, और लास्ट वाली। बेंजीन में प्रत्येक कार्बन कार्बन बंध की बंध लंबाई, ये थोड़ा मिक्स हो गया मामला, 1.39 एंगस्ट्रॉम, याद रखो इसको, फिक्स है, कितनी होती है, 1.39। रटी हुई होनी चाहिए कुछ चीजें, ठीक है। कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि आपसे कोई रात में भी उठा के पूछना कि बेंजीन की लंबाई 1.39, ठीक है ना, सोचना नहीं पड़े, तैयारी उस तरीके से होती है। जैसे हमें हमारा नाम कैसे याद हुआ, हम जब छोटे छोटे हुआ करते थे तब हमारे घर वाले हमें हमारे नाम से बार बार ये नाम कह के बार बार लगे रहते थे, ठीक है ना। सपोज दैट कोई भी नाम ले रहे हैं, वाई वाई वाई, एक्स तो नहीं लेंगे, अच्छा नहीं लगता, क्या ले रहे हैं, वाई 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 वाई, तो अपन को पता चल गया अपना नाम वाई है। फिर रात में भी कोई अपन से उठा के पूछे, हाँ भाई क्या नाम है, तो अपन बता देते हैं ना। क्यों बता देते हैं, क्योंकि अपन को पता है, अपन ने वो चीज़ हमारे दिमाग में फिक्स हो चुकी है। वैसे ही सिलेबस के साथ होता है, कॉपी को जब भी खोलो, जिस सब्जेक्ट की भी खोलो, ठीक है। जब मैं पढ़ता था उस टाइम मेरा एक टॉपिक बहुत ख़राब हुआ करता था, स्टीरियो केमिस्ट्री वाला, मेरे दिमाग में नहीं बैठता था। तो मैं गया सर के पास, मैंने पूछा उनसे, दिल्ली की बात है, कैरियर एंडीवर कोचिंग की, तो मैंने उनसे पूछा कि सर क्या करूं, नहीं बैठ रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है। दूसरी बार कोचिंग कर रहा था, मैंने कि हर बार सर ये टॉपिक रह जाता है। तो उन्होंने कहा कि तू पढ़ता कैसे है, मैंने कहा सब सर सब जैसे पढ़ते हैं वैसे ही मैं पढ़ता हूँ, कॉपी खोली, आपने जो आज पढ़ाया उसको जाके रट लिया। उन्होंने कहा यही तो गलती है, कॉपी को पहले पेज से पढ़ो। मैंने कहा सर पहले पेज से कैसे पढ़ सकता हूँ कॉपी को, चलो शुरुआत के 2-4 दिन तो चल जाएगा कि अपन पढ़ लेंगे, लेकिन बाद में तो कॉपी के पेज क्या होते जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, ऐसा क्या संभव है। तो उन्होंने मेरे से कहा कि अगर स्टीरियो 35 दिन चल रही है अपनी क्लास में, तो तू पहले लेक्चर को 35 बार पढ़ चुका है, दूसरे लेक्चर को 34 बार पढ़ चुका होगा, तीसरे लेक्चर को 33 बार। क्या पढ़ने में टाइम लगेगा क्या, मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट लगेगा, सिर्फ देखना पड़ता है पेज को, ये ऐसे और फटाफट पेज क्या होते जाते हैं, पलटते हो। तो जब भी आप कॉपी खोलो घर पे, तो हमेशा कौन से पेज से स्टार्ट करो, फर्स्ट पेज से। रिवीजन साथ के साथ चलना चाहिए, चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। और मैं आपसे कह रहा हूँ केमिस्ट्री इतनी टिपिकल नहीं है, मुझे तो सरल लगती है, आपको भी सरल लगने लग जाएगी, बस आप रीजनिंग समझ लेना इसकी। हाँ जी, क्या आंसर आया है इसका, अच्छा पहले तो इसमें हाइड्रोजन लगाए होंगे आपने,
एक, दो, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर, यहां पर। क्या इप्सो, इप्सो मैं जैसे ही आपसे इप्सो बोलूंगा आपकी समझ में आ जाता है कि मैं कहां की बात कर रहा हूं? मैं इस पोजीशन की बात कर रहा हूं। तो क्या इप्सो पोजीशन पर हाइड्रोजन है क्या भाई? एक संयोजकता, दो, तीन और एक डबल बॉन्ड के कारण चारों की चारों पूरी हो चुकी हैं। अब सिग्मा बॉन्ड काउंट करना शुरू करते हैं। एक, दो, तीन, चार, 15 ही तो है। और पाई बॉन्ड काउंट करें, पाई बॉन्ड कितने आ गए? कर लोगे आसानी से? एक फेमस रिएक्शन लिख लेना, आंसर है ना इसका। अगला क्वेश्चन देता हूं। एक फेमस रिएक्शन आपने नाम सुनी होगी, लिखना मत, डार्जन अभिक्रिया सुनी थी ना? ठीक है, नाम तो सुना ही होगा। एल्कोहलों की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं, ठीक है ना? RCl एल्किल क्लोराइडों का निर्माण होता है। टेंशन की बात नहीं, अपने सिलेबस में नहीं है। क्लियर है? इधर आ जाओ वापस बोर्ड पर। डार्जन रिएक्शन जो होती है उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में पिरिडीन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? पाइरिडीन, पिरिडीन, कुछ भी बोल लो। ये स्ट्रक्चर होती है इसकी, ये वाली, ठीक है ना? आपका क्वेश्चन है सिग्मा बॉन्ड बताने हैं, पाई बॉन्ड बताने हैं और लोन पेयरों की संख्या बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम है इसका पिरिडीन। बेंजोइक अम्ल। उसको बता दूंगा। किया क्या ये वाला क्वेश्चन? हुआ नहीं हुआ? कितने सिग्मा आए? सबके 11 है। अच्छा, कितने पाई आए? और लॉन पेयर? बहुत बढ़िया, ठीक है, सही है। कैसे किया आपने? इस तरीके से किया होगा। हर कार्बन के पास क्या है? हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। पेपर में बना के नहीं देता बस। और आपको पता है नाइट्रोजन के पास एक क्या प्रेजेंट होता है? लॉन पेयर। ये लिखा हुआ देखो, एक क्या बना दिया मैंने इसके पास? लॉन पेयर। तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या तो एक हो गई। चलो सिग्मा बंद काउंट करवाएंगे आप सभी मुझे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो सिग्मा बंदों की संख्या हो गई 11। और पाई बंद तो साफ दिख ही रहे हैं, 3। क्या कोई समस्या आ रही है क्या? कर पा रहे हो आसानी से? अच्छा, एक नाम सुना होगा आपने, पिरोल। ये लो, इसको बोलते हैं पिरोल। ये सब हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सब अपनी एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं। पिरोल, पिरोल में आपको क्या क्या करना है? वही सिग्मा, पाई और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। हो गया? कर लिया? करें क्या डिस्कशन? कितने आए भैया सिग्मा? सबके ही 10 है।
ठीक है, तो फिर पाई कितने आए हैं दिखाई देने, और लोन पेयर 1। यहाँ पर आपने हर कार्बन पर क्या लगाया होगा, हाइड्रोजन। वैलेंसी तो पूरी करी होगी। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये वाला आपका 10। ये 2 पाई बॉन्ड है और नाइट्रोजन के पास एक क्या प्रेजेंट है, लॉन पेयर। ये लो, ये बनाओ, इसका नाम है फ्यूरेन, इसका नाम है फ्यूरेन। वही सिग्मा, पाई और लॉन पेयर। कर लिया क्या? कितने आए हैं सिग्मा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पाई बॉन्ड कितने आए हैं आपके? 2 आए हैं। और लॉन पेयर वो लिखा हुआ देखो, ऑक्सीजन के पास कितने लॉन पेयर होते हैं? 2। ठीक है ना, तो 2 कर लोगे। नाम क्या है इसका? फ्यूरेन। अगर इसमें ऑक्सीजन की जगह अगर सल्फर लग जाता है तो सल्फर के लिए थायो वर्ड यूज आता है, ये थायोफीन हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। कर लिया ना, कोई दिक्कत है इसमें? कर लोगे ना आसानी से? खूब सारे क्वेश्चन आएंगे अपने, वहां पर आप करते चलना साथ में, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड गिनते रहना। अल्टीमेटली गलती मतलब जो गलती होने की संभावना होती है, जो मिस्टेक होती है वो ये होती है कि अपन को हाइड्रोजन नहीं दिखते। जैसे बेंजीन में अपन को क्या नहीं दिखे थे? हाइड्रोजन नहीं दिखे थे ना, बस वही गलती होती है, इसके अलावा कोई मिस्टेक नहीं होती अपन से। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, संकरण। संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। संकरण या फिर हाइब्रिडाइजेशन। बिल्कुल नहीं लिखेंगे, सिर्फ हेडिंग लिख लीजिए आप, संकरण। इसकी रीजनिंग समझेंगे सबसे पहले, बाद में आगे अपन करेंगे इसके क्वेश्चंस को, आप कर लोगे। पर समझो कि ये कंसेप्ट आया तो आया कैसे। देखो, संकरण एक काल्पनिक अवधारणा है। पहली बात तो इसका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, अगर कोई संबंध होता है तो इसे मात्र क्या माना जाएगा? संयोग। वो बात अलग है कि ये संयोग अपने लेवल पर 100% सही काम करता है। ठीक है, संकरण के बारे में जिस साइंटिस्ट ने बताया उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? पॉलिंग। याद रहेगी, एक तो रेजोनेंस अनुनाद और एक अपना संकरण। दोनों के बारे में जिस साइंटिस्ट ने बताया उसका नाम क्या है? पॉलिंग। पॉलिंग शानदार था, कभी लैब के अंदर नहीं गया, कभी काम नहीं किया, डेली सुबह उठना, उठ के चाय बनानी या बनवानी जो भी था मतलब, और अपने आप को शीशे में निहारना। ठीक है, और निहारते निहारते चाय पीना, और चाय पीते पीते कल्पनाएं करना। कल्पनाएं केमिस्ट्री की करना। ठीक है ना, और किसी क्षेत्र में उसकी कोई कल्पना नहीं थी। और इन कल्पनाओं को करते करते उसने 2 कंसेप्ट दे दिए। कौन कौन से 2 कंसेप्ट दे दिए? संकरण का और अनुनाद का। मेन जो बात याद रखनी है आपको, वो ये याद रखनी है कि संकरण के अंदर तो कक्षक भाग लेते हैं, याद रहेगी बात। कौन भाग लेते हैं? और अनुनाद में पाई बंद के इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी किसके? पाई बंद के। जब अपन वहां पढ़ रहे होंगे तब अपन को पता होना चाहिए, तो अभी से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो कि संकरण में तो कौन भाग लेते हैं? कक्षक। और अनुनाद में? यहां तक की बात समझ में आ गई? देखो, संकरण एक काल्पनिक अवधारणा है जिसके द्वारा अणुओं की आकृति के बारे में पता चलता है। देखो, यहां पर ज्यामिति शब्द का उपयोग मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, मुझसे पूछा था किसी ने, क्या कार्बन के पास लोन पेयर है क्या?
क्या कार्बन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है क्या? नहीं है। तो यहां पर अपन इसलिए चर्चा नहीं करते, यहां पर एक ही बात चलती है, ठीक है। देखो सुनो ध्यान से, संकरण के बारे में जिस साइंटिस्ट ने बताया उसका नाम क्या था आपका? पॉलिंग। पॉलिंग ने कहा ये कैसी अवधारणा है? काल्पनिक अवधारणा है। संकरण में कौन भाग लेते हैं? कक्षक भाग लेते हैं। बोलो भैया कौन भाग लेते हैं? अब अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक का मतलब अपन कार्बन पढ़ रहे हैं। कार्बन कौन से आवर्त का? दूसरे आवर्त में कौन कौन से कक्षक? एस कक्षक और पी कक्षक। पी कक्षक कितने प्रकार के? कौन कौन से? अगर एक्स अक्ष पर है तो पी एक्स, वाई अक्ष पर है तो, और जेड अक्ष पर है तो, और जब कोई भी अक्ष नहीं दी जाती तो मुख्य अक्ष जेड अक्ष को। मुख्य अक्ष पर अतिव्यापन से कौन से बंध? सिग्मा बंध। और मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ कौन सा बंध? याद है ना ये सारी बातें अपन को? आ जाओ ऐसे अपन टॉपिक से जुड़ते हुए चलते हैं, ठीक है। देखो पहली बात तो पहला जो स्टेटमेंट दिया जाता है वो क्या दिया जाता है कि संकरण हमेशा केंद्रीय परमाणु का निकाला जाता है। किसका निकाला जाता है? जैसे मैंने आपको CH4 लिखकर दे दिया और आपसे कहा कि भैया CH4 में संकरण निकालो। किसका संकरण निकालूं? पता ही नहीं होना चाहिए। अभी तो पता है कार्बन का, लेकिन संकरण, मेरा स्टेटमेंट सुनना, संकरण हमेशा किसका निकाला जाता है? केंद्रीय परमाणु का। चलो मैंने थायोनिल क्लोराइड लिखकर दिया SOCl2, कौन है केंद्रीय परमाणु? ऑक्सीजन, सल्फर। हो गया ना कंफ्यूजन? हो गया कंफ्यूजन? ये दूर करता हूं मैं। सुनो मेरी बात, सिंपल मॉलिक्यूल्स को देख के समझ में आ जाएगा आपको। संकरण हमेशा किसका निकाला जाता है? केंद्रीय परमाणु का। कौन से परमाणु का? सेंट्रल एटम का या केंद्रीय परमाणु का। केंद्रीय परमाणु को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए 3 शर्तों की पालना करनी पड़ती है। सबसे पहला पॉइंट मैं लिखवा दूंगा और आपको याद भी रखना है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम कभी भी केंद्रीय परमाणु नहीं हो सकते। क्लियर है यहां तक की बात? देखो स्टेटमेंट सही लग रहा है कि नहीं लग रहा? हाइड्रोजन और हीलियम कभी भी केंद्रीय परमाणु नहीं हो सकते। तो ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पर जब हाइड्रोजन के अलावा कौन बचा आपका? कार्बन। इसीलिए यहाँ पर कार्बन आपका कौन है? केंद्रीय परमाणु। क्लियर है यहाँ तक की बात? दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे? जो संख्या में कम होता है, जिसकी संख्या में क्या होती है? कमी होती है, वही केंद्रीय परमाणु की तरह क्या करता है? कार्य करता है। क्लियर है यहाँ तक की बात? जैसे सपोज दैट मैंने अपनी सुविधा के लिए एक एग्जांपल ले लिया OF2। मैंने ले लिया OF2 और आपसे पूछा कि OF2 में केंद्रीय परमाणु कौन है? कैसे पता चला? क्योंकि ऑक्सीजन संख्या में क्या है? 1। क्लियर है यहां तक की बात? फिर अगला तीसरा पॉइंट जो आता है संकरण ज्ञात करने के लिए, यदि संख्या समान हो जाए, यदि नंबर सेम हो जाए तो केंद्रीय परमाणु कौन होगा? तो आंसर जाता है जिसकी विद्युत ऋणता कम होती है। जिसकी विद्युत ऋणता कम होती है। अगर मैं आवर्त सारणी की बात करूं तो आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 16 है। अरे हाँ बोलो। वर्ग जो ऊपर से कहां चलते हैं? ऑक्सीजन के नीचे कौन आता है? सल्फर। क्लियर है? आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे चलने पर विद्युत ऋणता का मान क्या होता जाता है? कम होता जाता है। कम होता जाता है। देखो जरा, अब बताना जरा, मैं लिखवा दूंगा आप सीख जाओगे। थायोनिल क्लोराइड में केंद्रीय परमाणु कौन है? ऑक्सीजन। हे ईश्वर, कौन है? सल्फर। पहला पॉइंट क्या था? हाइड्रोजन और हीलियम नहीं हो सकते, है ही नहीं, छोड़ दो। दूसरा पॉइंट क्या कहा था? जिनकी संख्या में कमी हो। अब एक सल्फर है, एक ऑक्सीजन है, ये तो पता चल गया कि क्लोरीन तो नहीं है, या तो सल्फर होगा या ऑक्सीजन। 50-50 खेल लेते हैं अब, है ना? एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? जिसकी विद्युत ऋणता क्या हो? कम। और उधर मैंने लिख भी दिया है, आवर्त सारणी में जब किसी ग्रुप में, क्लास में, वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युत ऋणता का मान, अच्छा ऑक्सीजन और सल्फर में कम किसकी है? और वैसे भी अपन 11th क्लास का एक फेमस क्वेश्चन पढ़कर आए थे कि H2O तो जल है सर, द्रव है, और H2S आपका गैस है। नहीं पढ़ा था क्या? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? H2O द्रव है क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता के कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इसीलिए द्रव अवस्था में, जबकि सल्फर की विद्युत ऋणता कम है, इसीलिए गैसीय अवस्था में। तो थायोनिल क्लोराइड में आपको पता चल गया कौन है। तो केंद्रीय परमाणु को आइडेंटिफाई करना सबसे पहले आना चाहिए, पहचानना आना चाहिए। पॉइंट लिखना शुरू कीजिए। संकरण सबसे पहले यही लिखेंगे। लिखा दूं क्या मैं? लिखो आवाज बढ़ाऊं? बहुत कम है। अब इसमें किससे बढ़ती है ये समझ में नहीं आता ना, इस वाले से। अब ठीक है क्या? मैं अपनी बढ़ा देता हूं, ठीक है ना? लिखो जरा,
अब आ रही है क्या? बहुत बढ़िया, आनी चाहिए। लिखो, संकरण सदैव, संकरण सदैव, संकरण सदैव केंद्रीय परमाणु का, संकरण सदैव केंद्रीय परमाणु का ज्ञात किया जाता है। संकरण सदैव केंद्रीय परमाणु का ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट, केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु सेंट्रल एटम ज्ञात करने के, केंद्रीय परमाणु ज्ञात करने के निम्नलिखित, केंद्रीय परमाणु ज्ञात करने के निम्नलिखित 3 बिंदु हैं। निम्नलिखित 3 बिंदु हैं। ठीक है, ए बी सी करके पॉइंट डाल लेंगे। ठीक है, लिखो ए पॉइंट, हाइड्रोजन और हीलियम। बहुत बढ़िया, हाइड्रोजन और हीलियम कभी भी, हाइड्रोजन और हीलियम कभी भी केंद्रीय परमाणु नहीं हो सकते। हाइड्रोजन और हीलियम कभी भी केंद्रीय परमाणु नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूं, CH4, मैंने लिखा NH3 और मैंने लिखा आपके सामने H2। अच्छा बताओ, केंद्रीय परमाणु कौन है? मैं Ca लिख दूं क्या? Ca सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु आप पूरा लिख लेना। NH3 में कौन है? Ca, और H2O में पहचान लोगे आप आसानी से। ठीक है, लिख लो भैया एग्जांपल। Ca का मतलब है केंद्रीय परमाणु, सेंट्रल एटम। लिख लिया आप सभी ने? सेकंड पॉइंट लिखा दूं, बी पॉइंट लिखो एक बार। वह परमाणु, वह परमाणु जो संख्या में, वह परमाणु जो संख्या में कम होता है, वह परमाणु जो संख्या में कम होता है केंद्रीय परमाणु की तरह, केंद्रीय परमाणु की तरह व्यवहार करता है, केंद्रीय परमाणु की तरह व्यवहार करता है। लिख लिया? ठीक है, एग्जांपल लिख लो OF2। OF2 में केंद्रीय परमाणु कौन है बताना जरा? ऑक्सीजन। लिख लेना ऐसे करके, Ca सेंट्रल एटम। तीसरे पॉइंट पे डिस्कशन करें। क्या कहा था मैंने? एग्जांपल कौन सा ले रखा था, लिखना मत, थायोनिल क्लोराइड SOCl2। अच्छा, जब भी चेक करेंगे ना तो पहले ए पॉइंट को चेक करेंगे, फिर बी को करेंगे आप सभी, और फिर किसको करेंगे? सी को। सबसे पहले क्या देखेंगे कि हाइड्रोजन और हीलियम नहीं हो सकते। उसके बाद कौन सा देखेंगे? जो नंबर्स में कम है। और उसके बाद क्या कहिए? जिसकी विद्युत ऋणता कम होगी। क्लियर है यहां तक की बात? थर्ड पॉइंट लिखो तो, यदि अणु में, यदि अणु में परमाणुओं की संख्या समान है, यदि अणु में परमाणुओं की संख्या समान है तो वह परमाणु केंद्रीय परमाणु होगा। तो
वह परमाणु केंद्रीय परमाणु होगा जिसकी, आंसर करो, जिसकी विद्युत ऋणता कम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी विद्युत ऋणता कम होगी। एग्जाम्पल में लिख लो SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड SOCl2 कौन है भैया? इसमें सल्फर यहां पर केंद्रीय परमाणु की तरह, सेंट्रल एटम की तरह व्यवहार कर रहा है। कर लोगे आसानी से, पहचान लोगे। पहला पॉइंट देखो, अपने मन में एक बात काल्पनिक रूप से सोचो, हाइपोथेटिकली सोचो कि अपन, आप और हम सब खूब बड़े हो गए, ठीक है ना, मैं और ज्यादा बड़ा हो गया। आप सबको पता है अमोनिया की आकृति कैसी होती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अमोनिया आकृति पिरामिडाकार होती है, पढ़ी है सबने। जल की आकृति कैसी होती है? वी शेप या बेंट शेप जिसको बोलते हैं। जल की आकृति वी शेप या बेंट शेप होती है, अमोनिया की आकृति पिरामिडाकार होती है, मेथेन की आकृति, बहुत बढ़िया, चतुष्क फलकीय होती है। ऐसी स्टेटमेंट अपन बचपन से पढ़ रहे थे। जल हमारे जीवन का पहला फॉर्मूला है जो हमने याद किया था, H2, ठीक है। और जल की आकृति कैसी होती है? वी शेप या फिर बेंट शेप होती है। क्या वास्तव में आप और मैं इतने बड़े हो गए, क्या हमने जल में कभी ऐसी वी शेप देखी? क्या नहीं देखी ना, कि देखो सर, देखो भैया ये ऑक्सीजन है, ये यहाँ पर हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, और मैंने चिमटी ली और चिमटी से एक H2O पकड़ के ऐसे हवा में घुमा दिया। क्या ये संभव है? क्या नहीं है ना। आपने तो केवल उसकी कौन सी अवस्था देखी है? भौतिक अवस्था। तो पहली बार कोई ना कोई तो साइंटिस्ट हुआ होगा जिसने इनकी आकृतियों के बारे में सोचा होगा कि आखिर इनकी आकृति कैसी होगी। किसी ने सोचा होगा कि जो मेथेन है उसकी आकृति होगी तो कैसी होगी, NH3 है उसकी आकृति होगी तो कैसी होगी, जल की आकृति होगी तो कैसी होगी। तो पहला जो साइंटिस्ट आया जिसके मन में ये आइडिया आया, क्यों ना इनकी आकृति के बारे में पता लगाया जाए। भाई साइंस में चीजें दिखती तो है नहीं, अब दिख नहीं रही तो कैसी होगी, इसके लिए उसने क्या करी? कल्पना, उसने सोचा। और जो पहला साइंटिस्ट आया उसका नाम था लीबेल। क्या नाम था उसका? लीबेल साइंटिस्ट था। तो नाम है उसका, क्या पता क्यों रखा था, ठीक है। लीबेल ने क्या किया, देखो वर्ल्ड लेवल पर काम कैसे चलते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने कोई रिसर्च करी, रिसर्च करने के बाद मुझे वो रिसर्च 4 आदमियों के बीच में पेश करनी है कि मेरा काम सही है या गलत है। सोचना, साइंटिफिकली सोचना कि वर्ल्ड में काम कैसे चलते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री में कोई काम हुआ, फिजिक्स में कोई काम हुआ या बायो में कोई काम हुआ, तो जैसे मैंने कोई वर्क कर लिया, अपनी रिसर्च कर ली बढ़िया तरीके से, उसके बाद मुझे क्या करना पड़ता है, उसको जाकर लोगों के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, आप बड़े बड़े महान लोग बैठे हुए हो, केमिस्ट्री के विद्वान, ठीक है ना, और आपके सामने मुझे अपनी केमिस्ट्री के बारे में बताना है कि देखो भैया मैंने ऐसे ऐसे रिसर्च करी, ऐसे ऐसे काम चला है। क्लियर है? तो आप सब क्या करोगे, उसमें से मेरी कमियां निकालोगे। आप ढूंढोगे कि रिसर्च में आखिर कमी कहाँ रही है, क्योंकि अगर मेरी कमी नहीं निकली, मेरा काम हो गया, तो मुझे सैलरी मिल जाएगी, ठीक है ना, और वहां पर नोबेल प्राइज मिल जाएगा। वहां पर कौन सा प्राइज मिल जाएगा? नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज ऐसे ही मिलता है, मैंने कोई नई चीज डिस्कवर करी, डिस्कवर करने के बाद ऐसे बढ़िया तरीके से मुझे खड़ा किया जाता है, पूछा जाएगा समझाओ, मैं समझाऊंगा, और अगर सब सेटिस्फाइड हैं, सबके क्वेश्चनों के आंसर मिल गए, तो मुझे नोबेल प्राइज मिलेगा। यही कहानी हुई लीबेल के साथ। सुनो कैसे कहानी हुई पूरी की पूरी, कैसे स्टार्टिंग हुई। लीबेल पहला साइंटिस्ट था जिसके मन में विचार आया कि अणुओं की आकृति कैसी होती है, और उसने सबसे पहले किसके बारे में सोचा? CH4 के बारे में। किसके बारे में सोचा? CH4 के बारे में। अब सुनना, देखो पूरी कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, कैसे काम हुआ और कैसे पोलिंग आया। कार्बन का नंबर कितना है, परमाणु क्रमांक कितना है? 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना एक बार। 1s2 2s2 2px1 2p और 2pz। ये इस समय अपनी कौन सी अवस्था में है? ग्राउंड स्टेट में या मूल अवस्था में। इसके पास कितने अयुग्मित, अयुग्मित मतलब अकेले, सिंगल, ठीक है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। अकेले अकेले तो हैं, ये तो आपके पेयर के रूप में, ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इस समय इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2। इसका मतलब इस समय कार्बन कितने बंध बनाएगा? अरे बोलो 2। और किस किस में बनाता है? कार्बीन में। किस में बनाता है? कार्बीन में। और C2 में भी बनाता है। C2 में दोनों बंध कौन से होते हैं? पाई बंध। रट लेना भैया, पेपर में आता है, वाई कहता लाइन लिखी हुई है NCERT में। अब कार्बन क्या करता है? कार्बन अपनी उत्तेजित अवस्था में आता है। लीबेल साहब बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूं बिल्कुल भी, ठीक है ना, आप लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट हो सारे केमिस्ट्री के।
लीबेल साहब यहाँ बैठे हुए हैं, बोर्ड पर खड़े होकर बता रहे हैं कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। सबने कहा हाँ होता है, उस सबने कहा कि होता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि इस समय कार्बन अपनी कौन सी स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में। कार्बन अपनी कौन सी स्टेट में आएगा, उत्तेजित अवस्था में या फिर एक्साइटेड स्टेट में। और जब एक्साइटेड स्टेट या फिर उत्तेजित अवस्था में आएगा तो अपना एक इलेक्ट्रॉन 2s से निकालकर, यानी कि क्या हो जाएगा भैया, 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। आई बात समझ में यहां तक की? अब देखो बात ध्यान से, इसका मतलब यहां पर ये s कक्षक है, ये s कक्षक ही तो दिख रहा है। s कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये कौन सा कक्षक है आपके, p कक्षक, पहला px py और pz। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इस समय कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, अयुग्मित मतलब सिंगल 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब ये कितने बंध बना रहा है, 4 बनाता भी है, क्लियर है। यहाँ एक हाइड्रोजन आया, यहाँ एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी कौन से कक्षक में, और एक्स कक्षक की आकृति, क्या एक्स कक्षक पाई बंध बना सकते हैं? पाई बंध बनाने के लिए तो दो पाली आपस में क्या करनी चाहिए, अतिव्यापन। अपन पढ़ चुके हैं, याद करो। मैंने कहा था ये कौन सी अक्ष है, मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष कौन सी होती है, ये कौन सा कक्षक है, और ये भी कौन सा है। अगर दोनों की एक एक पाली मिल रही है तो SS अतिव्यापन। इससे कौन सा बंध बनेगा, सिग्मा। ये कौन सा है आपका, ये S, और ये वाला यहां पर कौन सा अतिव्यापन, SP, सिग्मा बंध बन रहा है। ये देखना, ये मुख्य अक्ष है, दिखाई दे रही है क्या, कैसी लग रही है, एक पाली ऊपर की तरफ और एक पाली ऊपर वाली पाली ऊपर से और नीचे वाली कौन सा अतिव्यापन, पार्श्वव्यापी। आवाज में कॉन्फिडेंस रखा करो, ऐसा पता है जब आवाज हल्की सी स्लो हो रही है इसका मतलब मामला हो रहा है गड़बड़। कौन सा अतिव्यापन, पार्श्वव्यापी अतिव्यापन। देखो बाकी सब सही है, दिक्कत पता है कहाँ आती है, आपके घर वालों को सबको पता है कि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो। सेकंड ग्रेड में केमिस्ट्री भी आती है, बायो भी आती है, फिजिक्स भी आती है, जीके भी आती है, सब कुछ आता है, ठीक है। समस्या ये होती है कई बार क्या है कि पड़ोस में रहने वाला बच्चा घर पे अगर आ जाए, दीदी भैया जरा ये क्वेश्चन बताना, सपोज दैट वो आपके सामने क्वेश्चन ले आया कि भैया दीदी बताना, सामने पिताजी और बैठे हैं, ठीक है ना। और उस समय आपको ऐसा महसूस, मेरे साथ हुआ है, मैं अपनी बता रहा हूँ, उस समय ऐसा लगता है ये क्यों आ गया यमराज, ये चला जाए यहाँ से। क्योंकि अगर पिताजी पापा सामने बैठे हुए हैं और मेरा वाला केस अलग, मैं एक तो जाति का जाट और मेरे पापा फौजी, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ठीक है ना, वो वाली स्थिति। तो उस टाइम ऐसा लगता है आदमी को कि यार ये क्यों पूछने आ गया। तो ये कंडीशन आपके साथ भी आएगी, घर वाले जबरदस्ती और बुला लेते हैं, अड़ोसी पड़ोसियों में अगर कोई होगा, आजा देख हमारी गुड़िया तैयारी कर रही है, दीदी से पूछ क्वेश्चन, ठीक है ना, दीदी बताएंगी, वहां दिक्कत आ जाती है। और घर वाले सामने बैठे होते हैं तो आदमी को क्या लगता है, बाहर बेइज्जती हो जाए चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। किसके सामने नहीं होनी चाहिए, घर वालों के सामने बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पापा डेली सामने रहेंगे और सामने रहकर डेली कमेंट आएगा, शाबाश बेटा, शाबाश गुड़िया, क्या तैयारी है तेरी। तो से 10th क्लास का 11th क्लास का क्वेश्चन नहीं पता, ये होगा आपके साथ। इसीलिए चीज़ों को उस लेवल पर तैयार करो कि आप आंसर दे सको, क्योंकि कल को आपको भी देने हैं, ठीक है। तो उसके लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखो, ज़्यादा सोचना नहीं पड़े, चीज़ें इतनी तरीके से याद करो। इधर देखो, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आएंगे, 4। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये देखो ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ये इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में, फिर पूछ रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में, ठीक है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में, कौन से कक्षक में, यहाँ पर S लिख देता हूँ, ये लो 2s, और ये वाले सारे के 2p के, क्लियर है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन S कक्षक में और यहाँ पर भी कौन से कक्षक में, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और अतिव्यापन जो होता है वो कक्षकों का होता है, अरे हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन आपस में अतिव्यापन करेंगे, यहाँ S कक्षक और यहाँ S कक्षक आपस में अतिव्यापन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये अतिव्यापन, यहाँ पर और यहाँ पर, क्लियर है। बन गए बंध, कितने बन गए, 4। फिर लीबेल साहब ने कहा कि ये चारों बंध बनने के बाद त्रिविमीय क्षेत्र में, त्रिविमीय क्षेत्र का मतलब होता है खाली जगह, खाली जगह को केमिस्ट्री में स्टाइल मारने के लिए त्रिविमीय क्षेत्र बोल देते हैं। त्रिविमीय क्षेत्र में इस प्रकार से विन्यासित रहते हैं कि इनके मध्य प्रतिकर्षण का मान, रिपल्शन का मान क्या रहे, न्यूनतम रहे। कोई भी चीज स्थायी कब होगी, कोई भी चीज स्थायी कब होगी, जब उसकी ऊर्जा या एनर्जी क्या होगी, कम।
अभी सपोज दैट मेरे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाए, मेरी ऊर्जा क्या हो गई, बढ़ जाए, तो ऊर्जा बढ़ने के बाद क्या होगा, मैं इससे लड़ूंगा, उससे लड़ूंगा, ये काम करूंगा, यानी कि मेरा स्थायित्व तो क्या हो जाएगा, याद रहेगी ना। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। घर में दो टाइप के लोगों की ज़्यादा इज्जत होती है, एक तो छोटे बच्चों की और एक जो सीनियर सिटीजन, बीच वालों की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई नहीं पूछता, और अपन जैसे वालों को तो कोई नहीं पूछता, ठीक है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, ज़्यादा होती है, ज़्यादा या बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। आप कितने भी प्यार समझा लो, राजा, बाबू, भैया, बेटा, गुड़िया, बैठ जा एक जगह, बैठ जा, क्या बैठती है क्या, इसका मतलब उनका स्थायित्व क्या है, स्थायित्व एक जगह स्थिर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, इसका मतलब उनका स्थायित्व क्या है, कम। जिसकी ऊर्जा ज्यादा है उसका स्थायित्व कम है। सीनियर सिटीजनों की बात करते हैं, बड़े बूढ़ों की, बड़े बूढ़ों की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो क्या है, उनकी ऊर्जा क्या है, कम है। चुपचाप ज्यादा घुमा फिरी करते हैं क्या, घर में ऐसी लोकेशन पे बैठते हैं जहां से पूरा घर दिखाई दे और पूरा, हाँ या ना, मेरे घर में तो ऐसा होता है भैया, ठीक है ना, ऐसी लोकेशन पे बैठते हैं, उनको पता है कौन सी लोकेशन से कितना थीटा डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है, और वहां से बैठ के पूरे घर को देख के इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आते कि नहीं आते, वो एक जगह क्या रहते हैं, स्थिर। तो जिसकी ऊर्जा कम हुई, जिसकी एनर्जी कम हुई, उसका स्थायित्व याद रहेगा, ये वाला कंसेप्ट। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों ने साझा कर लिया, अच्छा यहाँ पर कौन सा अतिव्यापन हुआ है, यहाँ पर और यहाँ पर, क्लियर है यहाँ तक की बात। इस अतिव्यापन के बाद कितने बंध बने, 4 बने, क्लियर है। तो लीबेल साहब ने कहा कि त्रिविमीय क्षेत्र में ये इस प्रकार से विन्यासित रहते हैं कि इनके मध्य प्रतिकर्षण क्या हो, कम से कम। जब प्रतिकर्षण कम होगा तो ऊर्जा भी क्या होगी, कम। अच्छा चलो ये वाला भी एग्जांपल देते हैं, सुनो। रोडवेज बस जानते हो आप, रोडवेज बस सबने सफर किया होगा, ठीक है ना, मैंने भी खूब किया है, आपने भी खूब किया है। उसमें 2 टाइप की सीटें होती हैं, एक तरफ 3 जनों वाली और एक तरफ 2 जनों वाली, ऐसी होती हैं। अब क्या हुआ, सपोज दैट मैं किसी जगह पर बैठा, स्टॉपेज था, मैं जाके बैठ गया 2 जनों वाली सीट पे आराम से, मेरे साइड वाली सीट पे कोई नहीं था, बस खाली थी, हवा चल रही थी, मौसम बढ़िया हो रहा था, आनंद आ रहा था, ठीक है, मैं बढ़िया फैल के उस सीट पे बैठ गया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, बस रुकी, बस भरी और मेरे साइड में मेरे जैसा ही आके बैठ गया। एक तो मैं वैसे ही बल्कि ग्रुप बड़ा और मेरे बगल में आकर मेरे से भी बड़ा आके बैठ गया। क्या मैं पहले की तरह आनंद से बैठ पाऊंगा? अब मेरे और उसके अंदर होगा कि नहीं होगा? वो मुझे धक्का देगा हल्का सा, मैं उसे धक्का दूंगा, यानी कि हम दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित। आई बात समझ में, क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित। अब मुझे उसको अगर प्रतिकर्षित करना है तो मुझे अपनी ऊर्जा को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अब मैं टाइट बैठ जाऊंगा ऐसे एकदम बढ़िया तरीके से, अब आतू, ठीक है ना, तो मेरे और उसके बीच में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। तो जब प्रतिकर्षण होता है तो ऊर्जा बढ़ती है, छोटे बच्चों की ऊर्जा ज्यादा होती है, उनका स्थायित्व, कंसेप्ट याद रहेगा। अभी सपोज दैट मेरा किसी से अट्रैक्शन हो जाए, आकर्षण हो जाए, तो अट्रैक्शन के बाद मैं और वो जाके चुपचाप पार्क में ही तो बैठे रहेंगे, ठीक है। अरे समझो, आकर्षण के होने से क्या होता है, बढ़िया अट्रैक्शन चल रहा है, मामला ठीक चल रहा है, मैं और वो दोनों बढ़िया पार्क में बैठ के क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्या हम लड़ेंगे क्या? आकर्षण है, चुपचाप बैठे हुए, यानी कि स्थिर है। स्थिर है इसका मतलब हमारी ऊर्जा क्या है, याद रहेगी यहां तक की बात। तो उसने क्या कहा लीबेल ने, कि त्रिविमीय क्षेत्र में इस प्रकार से विन्यासित रहते हैं कि इनके मध्य प्रतिकर्षण कम से कम हो। जब प्रतिकर्षण कम होगा तो ऊर्जा भी, और ऊर्जा कम होगी तो स्थायित्व, याद रहेगा ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो उन्होंने कहा लीबेल साहब ने कि ये आपस में एक दूसरे के साथ चतुष्क फलकीय टेट्राहेड्रल फॉर्म में आपस में लोकेट रहते हैं, और इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितने का होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का। और ये चारों बंध बिल्कुल एक जैसे बनते हैं। क्या कहा उन्होंने, ये चारों बंध बिल्कुल एक जैसे, क्योंकि भाई कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बन रहा है, तो चारों बंध क्या है, एक जैसे। इतने में एक खड़ा हो गया, जो लीबेल साहब से चिढ़ता था, उसको समस्या थी उनसे कि साहब लीबेल साहब को नोबेल प्राइज नहीं मिलना चाहिए। वो खड़ा हो गया, और खड़े होकर उसने क्वेश्चन किया पहला, सर एक बात बताओ, आपने कहा ये चारों बंद एक जैसे हैं। लीबेल साहब ने कहा हाँ चारों एक जैसे हैं। उसने कहा सर श्योर हो चारों एक जैसे हैं? हाँ श्योर हूं मैं, चारों एक जैसे हैं। सर कैसे हैं चारों एक जैसे? पहला बंद तो बन रहा है आपका एसएस अतिव्यापन से। कौन से अतिव्यापन से? और बचे हुए 3 एसपी 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 अतिव्यापन से बन रहे हैं। तो ये चारों बंद एक जैसे कैसे हो गए? ये तो चारों क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। अब लीबेल साहब को समस्या, इधर तो कह रहा हूं मैं चारों सेम है, इधर वो क्वेश्चन भी सही कर रहा है कि एसएस एसपी और एसपी और एसपी। इतने में लीबेल साहब का दोस्त था पॉलिंग। कौन था? पॉलिंग कोने से खड़ा हुआ।
और पोलिंग पोलिंग कोने से खड़ा होकर स्टाइल में बोला, क्या बात करता है यार। उसको जवाब देता है, सर इतने सिंपल क्वेश्चन का आंसर देंगे क्या? रुक जाओ मैं आता हूँ बोर्ड पर, सर आप जाओ चाय वाय पी के आओ, ठीक है ना, तब तक मैं इनसे बातचीत करता हूँ। पोलिंग आया खड़े होके और सर को भेज दिया चाय पीने। सर गेट से निकलते ही, ठीक है रे यार, शांति पड़ी, आज तो बच गया, ठीक है। अब लीवेल साहब चले गए, पोलिंग बोर्ड पर आ गया। पोलिंग क्या कहता है? पोलिंग कहता है सर ने बिल्कुल सही बताया है, मामला एकदम फिट चल रहा है, बस चक्कर क्या है कि सर पर प्रेशर है, इसलिए एक बात बताना भूल गए। कौन सी बात बताना भूल गए? कि संकरण में कौन भाग लेते हैं? कक्षक, ठीक है। संकरण में भाग लेने से पहले कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं आपस। जैसे आप देखो मेरी बात सुनना, अपन आटा लगाते हैं, ठीक है, हाँ बोलो, सब लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आटा लगाते हैं तो आटे में क्या डालते हैं? नमक, तो वो नमक पूरे में मिक्स हो जाता है ना। उसी प्रकार ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे क्वेश्चन का आंसर आएगा इससे। जिस प्रकार अपन आटे की बात कर रहे हैं, उसी प्रकार संकरण में ये कक्षक भाग लेने से पहले आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं? अतिव्यापन कर लेते हैं। क्लियर है? ये एस कक्षक किसके साथ मिलेगा? पी एक्स के साथ भी मिलेगा, पी वाई के साथ भी मिक्स होगा और पी जेड के साथ। इनमें एक दूसरे के क्या आ जाते हैं? गुण आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? कैरेक्टर आ जाते हैं। तो उसने कहा कि डायग्राम ऐसे नहीं आएगा सर, डायग्राम देखो ऐसे आता है, समझना पूरी बात को। उसने कहा कि यहां पर कौन कौन से कक्षक भाग ले रहे हैं? एक तो एस कक्षक भाग ले रहा है, और कितने पी कक्षक भाग ले रहे हैं? 3। जितने कक्षक संकरण में भाग लेते हैं उनकी संख्या को पावर के रूप में, घात के रूप में उसके ऊपर लिख दिया जाता है। चूंकि यहाँ पर एक एस कक्षक भाग ले रहा है और कितने पी कक्षक भाग ले रहे हैं? 3 पी कक्षक, तो कौन सा संकरण हो गया? sp3। कितने कक्षक भाग ले रहे हैं? 1 2 3 4। कितने भाग ले रहे हैं? 4। संकरण से पहले और संकरण के बाद कक्षकों की संख्या में कोई भी परिवर्तन, हाँ, उनके गुण आपस में क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। इसका मतलब कितने sp3 कक्षक बन रहे हैं? 4। कितने बन रहे हैं? 4। तो ये 4 sp3 कक्षक बनते हैं। आई बात समझ में? यानी कि यहां पर जो अतिव्यापन हो रहा है वो sp3s अतिव्यापन हो रहा है। कौन सा अतिव्यापन हो रहा है? नहीं आई बात समझ में? देखो मैं समझाता हूं। कितने कक्षक थे टोटल? 4। चारों के चारों कौन से हो गए? sp3। ये कक्षक भी sp3 है। sp3 का मतलब इस कक्षक में s लक्षण भी हैं और p लक्षण भी हैं। टोटल परसेंट कितनी होती है? 100। अरे यार मुझे लगा बहुत अच्छे से आंसर दोगे तुम। टोटल परसेंटेज क्या होती है? 100, ठीक है ना। 100 में कितने कक्षक हैं टोटल? 3 p और 1 s। कितने? 4, ठीक है। ऐसे तुम मेरी भावनाओं के साथ तो मत खेलो, कम से कम। 1 s कक्षक है और 3 p कक्षक, टोटल कितने कक्षक हो गए? 4, ठीक है ना। 100 में 4 का भाग लगाना 25, यानी कि एस कक्षक कितने परसेंट है? 25%। और पी कक्षकों का योगदान, आ गई बात समझ में? अच्छा, ये कक्षक भी कौन सा होगा? sp3 कक्षक। ये भी कौन सा होगा? और ये भी यहां पर एस कक्षक का योगदान 25%, यहां पर भी 25%, यहां पर भी 25 और यहां पर भी 25। टोटल हो गया ना 100%। अरे हाँ यार। अच्छा ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। और यहाँ पर आपका कौन है? हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? 4। चारों में इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में? तो ये भी 1s 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 और 1s। एक एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, आपस में साझा किया, हाँ या ना। इस समय कौन सा अतिव्यापन हो रहा है? sp3s। कौन सा अतिव्यापन हो रहा है? sp3s, sp3s और sp3s। क्या चारों बंद एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? एक जैसे हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात? इतने में लीबेल साहब वहाँ गेट पे खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने कहा यही तो समझा रहा था यार, तेरी समझ में नहीं आया क्या? तो यहाँ से पहली बार किसका कंसेप्ट निकल कर आया? संकरण का। किसका आया? संकरण का। संकरण में इस कहानी से देखो समझ में आया कि नहीं आया? संकरण में कौन भाग लेते हैं? कक्षक। क्लियर है यहाँ तक की बात? जितने भी कक्षक भाग लेते हैं वो संकरण से पहले आपस में मिश्रित होते हैं, अतिव्यापन होते हैं, और उसके बाद समान संख्या में समान ऊर्जा के नए कक्षक बनाते हैं। इन कक्षकों को ही हम कौन सा कक्षक कहते हैं? संकरित कक्षक। एक बात और ध्यान रखना, ठीक है, सारे पॉइंट्स दिखा दूंगा। संकरित कक्षकों को कैसे पहचानते हैं? इनकी एक पाली तो छोटी होती है और एक पाली क्या होती है इनकी? बड़ी। जो पाली बड़ी होती है, जिसका साइज बड़ा है, इसको बोलते हैं बंधी। जो बंध बनाने का काम करे उसका नाम क्या है? बंधी, बॉन्डिंग। और जो बंध बनाने में भाग ना ले वो प्रतिबंधी। कौन सी? प्रतिबंधी, एंटी बॉन्डिंग। बंदी का उल्टा कौन सा होता है? प्रतिबंधी। अब एक बार सुनना, ठीक है, सिर्फ सुनना। SN2 अभिक्रिया सुनी है? SN2 नाम सुना है? द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक स्नेही पीछे से अटैक करता है,
आगे से अटैक नहीं करता, वोल्डन प्रतिपन होता है। नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आने वाले समय बताऊंगा, अगर पता है तो याद करो। SN2 अभिक्रियाएं होती हैं, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। मध्यवर्ती के रूप में संक्रमण अवस्था बनती है। कहां से आक्रमण करता है नाभिक स्नेही? पीछे से, इसीलिए आक्रमण करता है क्योंकि नाभिक स्नेही पर ऋणावेश होता है, अपन पढ़ेंगे। और आगे ये क्या है? बंदी। इसके अंदर ऑलरेडी क्या उपस्थित है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश है यार? थोड़ा अच्छे से, कौन सा आवेश है? मैं एक बार लिख देता हूं, फिर पूछता हूं, फिर बताना है ना, मुझे अच्छा लगेगा इस बार। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? हाँ ठीक है, ये हुई ना बात। अच्छा, यहां पर भी कौन सा आवेश है? ऋणावेश। ऋणावेश एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, इसीलिए आगे से नहीं आ पाता। ये पीछे वाली खाली होती है, इसमें आखिर जुड़ता है, इसीलिए बैक साइड से अटैक होता है। अपन पढ़ेंगे कि कैसे पहचानते हैं। क्लियर है? हर रीजन अपना क्लियर हो जाएगा। तो फटाफट से आंसर दो। संकरण में कौन भाग लेते हैं? अच्छा, कक्षकों की संख्या को उस कक्षक के ऊपर पावर के ऊपर लिख दिया जाता है। किसके फॉर्म में? पावर के रूप में। संकरण से पहले सभी कक्षक आपस में एक दूसरे के साथ, ठीक है। संकरण से पहले और बाद में कक्षकों की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। संकरण में इलेक्ट्रॉन कभी भी भाग नहीं लेते, ठीक है ना। संकरण में किसी भी प्रकार के कक्षक भाग ले सकते हैं। वो रिक्त कक्षक हो सकता है, वो अर्धपूरित कक्षक हो सकता है, और वो भरा हुआ कक्षक हो सकता है। मुझे मतलब नहीं है, वो क्या होना चाहिए? कक्षक होना चाहिए। क्लियर है यहां तक की बात? संकरण में कभी भी इलेक्ट्रॉन भाग, इलेक्ट्रॉनों का तो बाद में पुनर्वितरण होता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्लियर है? बाद में उनको बांटा जाता है। याद रहेंगी ये सब बातें? ठीक है, चलो भैया, कल लिखाऊं या फिर कल से मिलें? कल मिलते हैं, कोई बात नहीं।